24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी सामने आई है और इस कॉन्स्पिरेसी के तार दुबई से लेकर पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं। मास्टरमाइंड दुबई से संभल में मौजूद शूटर्स को न सिर्फ गाइड कर रहा था, बल्कि उसने सर्वे में शामिल वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या का टारगेट भी दे रखा था। कैसे हुई प्लानिंग, कैसे शूटर्स तक पहुंचाए गए हथियार, पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सामने आया संभल हिंसा का सबसे खौफनाक सच। दुबई में रची गई थी संभल हिंसा की साजिश। 4 शूटर्स के पास था टारगेट किलिंग का ऑर्डर। विदेश से मंगवाए गए थे हिंसा के लिए हथियार और निशाने पर था एक ऐसा चेहरा जिसने अपने पिता के साथ न सिर्फ संभल बल्कि ज्ञानवापी और मथुरा जैसे 102 मंदिरों का इतिहास खोलकर इस देश में हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ी। वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या के लिए संभल में 4 शूटर्स को टारगेट दिया गया था और ये शूटर्स थे याकूब, आफ्ताब, मोहम्मद तहजीम, मुल्ला अफरोज। विदेशी हथियारों से लैस शूटर्स संभल हिंसा के दौरान वकील विष्णु शंकर पर गोलियां बरसाने वाले थे। इनके पास बाकायदा विष्णु शंकर जैन की पहचान के लिए तस्वीरें भी थी। 24 नवंबर को इस हत्याकांड को अंजाम तक कैसे पहुंचाना है, इसकी पूरी प्लानिंग दुबई में हुई थी और उसका मास्टरमाइंड था सारिक साठा। दुबई में बैठे हथियारों का बड़ा तस्कर और गैंगस्टर सारिक साठा ने इसकी जिम्मेदारी अपने गुर्गे गुलाम को दी थी, जो खुद संभल हिंसा में शामिल था। और गुलाम ने विदेशी हथियारों की पूरी खेप 2 मकसद के लिए मुल्ला अफरोज, मोहम्मद तहजीम, आफ्ताब और याकूब को दी थी। अब मेरे पास एविडेंस भी है जिसमें इसके आधार पे यह मैं सेफली कह सकता हूं कि गुलाम के द्वारा जो मुल्ला अफरोज नामक व्यक्ति है उसके साथ में घटना से पूर्व व्हाट्सएप पे पिस्टल्स के फोटोज हैं वो एक्सचेंज किए गए हैं और वो वही पिस्टल है जो पिस्टल रिकवर भी हुई थी। तो यह अपने आप में एक क्रेडिबल एविडेंस है जिसके आधार पे आप बता सकते हैं कि गुलाम जो है वो मुल्ला अफरोज से पूर्व से भी टच में था, उनके बीच में पिस्टल्स का आदान प्रदान भी होता था और वही पिस्टल जो है इसके पास से रिकवर भी हुई है। दैट इन इटसेल्फ एस्टैब्लिशेस द कंस्पिरेसी व्हिच वाज हैच्ड बाय दीस पीपल। पहला मकसद था किसी भी सूरत हाल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे न होने पाए और दूसरा वकील विष्णु शंकर जैन जिंदा वापस न जाने पाए। यह सनसनीखेज खुलासा संभल पुलिस के सामने सारिक साठा के गुर्गे गुलाम ने गिरफ्त में आने के बाद किया। गुलाम ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि मैंने योजना के अनुसार जामा मस्जिद का सर्वे रोकने व मस्जिदों के सर्वे कराने वाले दिल्ली वाले वकील को सबक सिखाने के लिए याकूब, आफ्ताब, मोहम्मद तहजीम को एक तमंचा और कारतूस दिए। वही मुल्ला अफरोज को एक पिस्टल, एक तमंचा और कारतूस दिए। इसके अलावा दूसरे लोगों को असला दिया। तमंचे और पिस्टल और असला देते हुए सारिक साठा के गुर्गे गुलाम ने यह भी कहा कि चाहे जो हो जाए मस्जिद का दोबारा सर्वे नहीं होने देना है और दिल्ली के वकील साहब को मारकर बड़ा कांड करना है, जिससे कि सभी पुलिस वाले और प्रशासन वाले बर्खास्त हो जाएं, क्योंकि चुनाव में पुलिस वालों ने बहुत कड़ाई की थी। चुनाव में पुलिस वालों ने बहुत कड़ाई की थी, यानी संभल हिंसा में मकसद मस्जिद का सर्वे रोकना और वकील विष्णु शंकर जैन की टारगेट किलिंग ही नहीं बल्कि सियासी मकसद को हासिल करना भी षड्यंत्र का हिस्सा था। संभल हिंसा मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। अब ये खुलासा सामने आया है कि संभल हिंसा में दुबई में बैठा मास्टरमाइंड सारिक साठा को पॉलिटिकल सपोर्ट भी था। दुबई भागने से पहले सारिक साठा दिल्ली में गिरोह चलाता था। दिल्ली एनसीआर में उसके गिरोह ने तकरीबन 300 से अधिक गाड़ियां चुराई थी। विदेश जाने से पहले गुलाम और सारिक साठा
सांसद के कहने पर चुनाव में विरोधियों को टारगेट भी करते थे। शारिक साठा का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन अब तक सामने आया? शारिक साठा द्वारा जब वो भारत में था उस समय तत्कालीन जो सांसद थे उनके कहे अनुसार उन्होंने सोहेल इकबाल नामक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग भी कराई थी। उसका अभियोग जो है वो 3 मार्च 2014 को यहाँ पे थाना कोतवाली संभल में पंजीकृत किया गया था। आपके साथ में एफआईआर भी उसकी शेयर कर दी जाएगी, लेकिन उसके अलावा अभी तक इस तरीके का कोई प्रकाश में नहीं आया। लेकिन गुलाम ने पूछताछ में जरूर बताया कि हमें जो क्रिमिनल प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे दिया जाता था और उसके बदले में जब कभी भी चुनाव में किसी प्रकार की भी सहायता है वो हम सब लोगों द्वारा की जाती है। शारिक साठा गैंग के सदस्य और संभल हिंसा में गिरफ्तार गुलाम के दीपसराय में मौजूद घर पर जब नवभारत की टीम पहुंची तो घर खाली पड़ा था। परिवार के सदस्य के नाम पर केवल उसके पिता थे। जब हमने पिता से गुलाम के बारे में सवाल किया तो पिता ने कहा कि वो गाड़ी चोरी जरूर करता था, लेकिन हिंसा वाले दिन वो मौजूद नहीं था। गुलाम को गिरफ्तार किया, 20 मुकदमे उस पे हैं। क्या आपको सब चोरी बोली गए हैं? हाँ। झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी बोली गए हैं। कार चोरी करता था वो? बाइक ये छोटी मोटी गाड़ियाँ। तो वो जिस दिन हिंसा हुई थी 24 तारीख को, नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर, नहीं था, बिल्कुल नहीं था, वो झूठ नहीं बोलूंगा सर। शारिक साठा को जानते हैं? जानते हैं ना, उस पर तो कोई चालू नहीं है सर। उसके कहने पे वो चोरी नहीं? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। शारिक उसने कहा कि मैं शारिक साठा की पत्नी से मिलता था। नहीं सर, बुढ़ा आदमी में झूठ नहीं बोलता। परिवार जो कहे, पुलिस की गिरफ्त में आए गुलाम से जो लीड मिली है और जो खुलासे हुए हैं वो संभल हिंसा का न सिर्फ कनेक्शन बल्कि पूरा मकसद सामने ला रहे हैं। विश्नोई साहब, ये गुलाम जो है क्या एक बहुत बड़ा एक कैच माना जाएगा जिसने ऐसे खुलासे किए हैं जो इस जांच की दिशा को और आगे बढ़ा सकता है? गुलाम सन ऑफ मुख्तार है, ये दीपसराय का रहने वाला है। ये शारिक साठा का इंडिया के अंदर जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज है उसको चलाने का काम करता है। शारिक साठा वो दुर्दांत अपराधी है जिसके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, दिल्ली, एनसीआर और संभल और आसपास के जनपदों में लिखे हुए हैं। ये एनसीआर से प्रतिवर्ष 500 के करीबन लग्जरी गाड़ियां चोरी करके उनको मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट में अन्य जगहों पे सप्लाई करता है। क्योंकि इनके द्वारा ये बताया गया कि वकील है, जगह जगह पे जाता है और हमारी मस्जिदें हैं छीनने का काम कर रहा है। इनके नेताओं द्वारा बताया गया था पूर्व में कि मस्जिद है उसकी हर सूरत में हिफाजत करनी है, किसी को हम मस्जिद है वो छीनने नहीं देंगे, और क्योंकि ये हमारे पूर्वज बाबर की निशानी है। इस तरीके की तमाम बातें इसने पूछताछ में बताई है। उसी के आधार पे पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया गया। संभल हिंसा बड़ी कॉन्स्पिरेसी इसीलिए भी मानी जा रही है क्योंकि दुबई में बैठे मास्टरमाइंड शारिक साठा का कनेक्शन डी कंपनी से भी है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी, क्योंकि पुलिस ने संभल हिंसा में जिन हथियारों और असलहों को बरामद किया उसमें कुछ हथियार पाकिस्तान के भी थे। इसमें जो सबसे चौंकाने वाली चीज है वो है कार्ट्रिजेज, जो इनके द्वारा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री POF उसके 9mm और अन्य भी कार्ट्रिज हैं वो इसमें इनके पास से मिले हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया के कल आपने एविडेंस रिकवरीज जो हैं गुलाम नाम के व्यक्ति के पास से देखी थी। तो इस तरीके के तमाम अवैध असला और कारतूस है इन लोगों के पास बरामद हुए हैं। शारिक साठा का को माना जाता है कि दाऊद गैंग का है सदस्य, क्या दाऊद का भी कनेक्शन कुछ इससे है? उसके बारे में अभी कोई लाभप्रद सूचना नहीं मिली है, लेकिन जब शारिक साठा से पूछताछ की जाएगी, जब कभी भविष्य में अगर वो उसका प्रत्यर्पण होता है या फिर उसको लोकेट किया जाता है पर्टिकुलरली कहाँ पे है वो, उसके बाद में इस क्वेश्चन का मैं उत्तर देता हूँ। चौंकाने वाले ये तमाम खुलासे संभल पुलिस ने अपनी चार्जशीट में किए हैं। 24 नवंबर को हुई संभल हिंसा के 87 दिन बाद पुलिस ने संभल हिंसा से जुड़े 6 मामलों में 3000 पन्नों की चार्जशीट चंदौसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल की है। इस चार्जशीट में पुलिस ने 79 आरोपियों को नामजद किया है। हालांकि सर्विलांस का डेटा और मेटा से कुछ डेटा लाने की बात कहकर पुलिस ने फिलहाल सांसद जियाउर रहमान बर्क को चार्जशीट में शामिल नहीं किया है। इन सब 6 मुकदमों के अंदर शुरू से ही 36 लोग नामजद थे। उन 36 नामजद लोगों में से और 123 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे, जो CCTV फुटेज के आधार पे या फिर जो लोग जेल गए हैं उन लोगों द्वारा बताया गया कि उनको किस व्यक्ति ने वहां पे बुलाया था और किसके कहने पे वो वहां पे भीड़ में शामिल हुए थे, उपद्रवी बने थे और उसके बाद में इनके द्वारा पथराव में फायरिंग की गई थी।
तो कुल 159 अभियुक्त अभी तक जो प्रकाश में आए थे और नामजद थे, उनमें से 80 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और 79 लोग अभी गिरफ्तार होने शेष हैं। आपसी पथराव, गोलीबारी और आगजनी के कारण संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिस वाले और प्रशासनिक अधिकारी घायल हुए थे। इसके अलावा तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ था। चार्जशीट आ गई है और पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। हालांकि आज संभल हिंसा पर जब समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव से चार्जशीट पर सवाल पूछा गया तो उनकी जुबान यूं फिसली कि उन्होंने कह दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तब संभल पर हुए जुल्म की कहानी लिखी जाएगी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे तब अत्याचार की एक पटकथा लिखी जाएगी, तो उसमें संभल फिर सबसे ऊपर होगा। पटकथा लिखाई जाएगी, अत्याचार की पटकथा, तब संभल सबसे ऊपर होगा। जाहिर है संभल अभी संभला नहीं है। शाही जामा मस्जिद में हर हर मंदिर के मौजूद होने की अदालती लड़ाई लंबी चलेगी।